नमस्कार। क्लाउड वेव इंडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं लोगों को बता दूं कि आज जो मेरे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं, श्रीकांत ओझा जी, जिन्होंने वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत अच्छा अध्ययन किए हुए हैं। इनसे हम लोग आज जानकारी लेते हैं कि वास्तुशास्त्र है क्या, ये गुण दोष का चक्र क्या है, शुभ अशुभ का चक्र क्या है। आज जो हमारी परेशानी बढ़ी हुई है समाज में, घर में, देश में, प्रदेश में, ये कालचक्र है क्या, ये दोष क्या है, इसका निवारण क्या है। सबसे पहले मैं श्रीकांत भाई से जानना चाहता हूँ कि आखिर है क्या है। नमस्कार। क्लाउड वेव में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत। आपका सवाल बिल्कुल सहज है, लेकिन देखा जाए सच मायने में तो यह सवाल लोगों को दिग्भ्रमित करते रहते हैं, है ना। गौर से अगर इस चीज़ को देखा जाए तो यह एक डिसिप्लिनरी एक्शन को दिखाता है। जैसे एक लाइन में सबसे पहले समझें कि वास्तुशास्त्र अपने घरों में या कोई भी निर्माण कार्य से संबंधित होता है और उसमें चीज़ों के रख रखाव को प्रदर्शित करता है। तो जो चीज़ें जिस तरीके से बनी हुई होती हैं उनका रख रखाव भी उसी तरीके से किया जाना चाहिए। छोटा सा एग्जाम्पल अगर लें, जैसे कि किसी बच्चे का एडमिशन आप किसी स्कूल में करा देते हैं, तो बच्चा ड्रेस कोड को फॉलो करेगा, स्कूल द्वारा बनाए गए नियमों को फॉलो करेगा। अगर वहाँ लिखा हुआ है स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस में कि नहीं, आपको वाइट शर्ट और हाफ पैंट पहनकर ही जाना है, तो आपको फॉलो करने होंगे, अन्यथा गलत परिणाम देगा। ठीक उसी प्रकार वास्तुशास्त्र भी है। जब आप किसी घर का नींव लेते हैं, किसी घर का निर्माण कार्य करते हैं, आज के मॉडर्न ज़माने में आप देखें तो आर्किटेक्ट जो होते हैं जस्ट वास्तु का ही एक रूप मान सकते हैं आप उसको। क्योंकि आर्किटेक्चर लोग करते क्या हैं कि घर का आपका वाशरूम किस डायरेक्शन में अच्छा रहेगा, आपका बेडरूम किस डायरेक्शन में अच्छा होना चाहिए, बड़ा अच्छे सहज तरीके से डिजाइनिंग करते हैं वो लोग। और यही काम वास्तुशास्त्र भी कहीं कहीं जाकर देखें तो करती है। शयन कक्ष का निर्धारण वास्तुशास्त्र से ही है, वॉशरूम का निर्धारण वास्तुशास्त्र से ही है, आपके घर के दरवाजे का निर्धारण वास्तुशास्त्र से ही है। घर में हर एक चीज़ों का रख रखाव का निर्धारण, यहाँ तक आपका किचन किस डायरेक्शन में होना चाहिए उसका भी निर्धारण वास्तुशास्त्र से ही है। तो लोग कहता है कि यह घर वास्तु के हिसाब से सही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब देखें, किसी घर के किचन को आप मिडिल में रख लें तो कहाँ तक न्यायोचित है। अगर एक किचन, जाहिर सी बात है साइंटिफिकल वे में देखें तो एक हवादार कमरा होना चाहिए, जहाँ से बाहरी वातावरण साफ दिखाई दे, किचन की गैसें बाहर आसानी से जा सकें और बाहर का जो नेचुरल एयर है वो आसानी से अंदर आ सके। तो इस तरीके के एयरी रूम को सबसे पहले यहाँ पे हम बात को रोकेंगे आपका। ये सर, मकान बनाना एक प्रक्रिया अंतिम होती है, लेकिन जीवन का सबसे अहम जो प्रक्रिया है वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित, बच्चों की नौकरी से संबंधित, जहाँ पे बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर बाल बच्चों को शादी विवाह लेकर के, तो ये जो अहम महत्वपूर्ण काम है, इसमें वास्तु का रोल बच्चे को पढ़ाई लिखाई से लेकर के रोजगार मिलने तक, और ये शादी विवाह, ये सब का जो योग है, ये योग का निर्धारण किस तरह से होता है और कैसे होता है। देखिए, ये सब का निर्धारण आपके क्रियाकलापों पर आधारित है। जब मैं कॉलेज में था उस समय मैं दिल्ली में रहा करता था। एक बच्चा 5,000 रुपये में कमरा लिया हुआ था और बेचारे वो शख्स IAS PCS की तैयारी कर रहे थे। 3 अटेम्प्ट के बाद भी उनका IAS PCS क्रैक नहीं होता है। लास्टली अपने, जिसे आज के दौर में हम कहते हैं मार्गदर्शक, टीचर, उनको उन्होंने बताया एक इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने पूछा कि आप रहते कहाँ हो? तो उन्होंने बताया कि मैं इस कमरे में रहता हूँ। जरा उस कमरे पर गौर फरमाया जाए
तो उस कमरे में सूर्य की रोशनी तक नहीं आती थी। वो कमरा बिल्कुल एयरी नहीं था। और आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि मन चंगा है तो कठौती में गंगा है। मन को चंगा रखना होगा, मन को शार्प रखना होगा। मन शार्प तभी होगा जब आप नेचर के करीब हों। आप तो एक बंद कमरे में घुट रहे हैं, तो आपका मन शक्ति कहाँ से डेवलप हो पाएगा? तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपकी एक्टिविटी किस तरीके की, आप रह कहाँ रहे हैं। और यही चीज़ आपके करियर को भी तबाह करती है, क्योंकि आपकी सोच बदलती चली जाती है। और जिस तरीके से आपका सोच बदलता है, आपका कार्यशैली भी उसी तरीके की होना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप अपनी कार्यशैली को बदलें, और यह कार्यशैली का बदलाव आप वास्तु से सीख सकते हैं। यहाँ पे बच्चों की जो परेशानी है और जो गार्जियन की परेशानी है यहाँ पे कि बच्चे पढ़ाई तो कर लिए, इंजीनियरिंग कर लिए, एमबीए कर लिए, लॉ कर लिए, एमबीबीएस कर लिए, लेकिन उनको मन मुताबिक जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो इस जॉब पाने में और बेहतर जॉब पाने में वास्तु का रोल किस तरह से होना चाहिए? देखिए, ये जो आपका सवाल है जायज़ है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से वास्तु का रोल, अभी जैसे कि मैंने बताया कि वास्तु का रोल आपके क्रियाकलापों पर निर्धारित करता है। तो अभी आप चाहे जिस चीज़ को ले लें, आप अपने जॉब को ले लें, विवाह संबंधी समस्या को ले लें, तो हम चीज़ों को शुरुआती दौर से देखते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है, उस समय से उसकी परवरिश किस तरीके से होती है, तो उसकी परवरिश बहुत मायने रखता है उसकी लास्ट एज तक। तो अगर हमारी परवरिश में, हमारे रख रखाव में, हमारे केयर टेकिंग में किसी प्रकार की अनबन हुई हो, किसी प्रकार की कटौती हुई हो, तो जाहिर सी बात है कि आगे चल कर हमें अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है ना। तो देखें कि आप सबसे पहले आप अपने माहौल को बदलें। आज के परिवेश में गार्जियन को चाहिए कि हम अपने बच्चों पर लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। लोग ध्यान ही नहीं देते। आज के भाग दौड़ के ज़माने में देखिए, कोचिंग संस्थानें अपार चली रही है ना, अपार भीड़ देखी जा रही है। अब यहाँ तक कि पेरेंट्स को देखा जाए, पेरेंट्स का मनोभाव को चेक किया जाए। मैंने खुद एज ए टीचर मैंने चेक किया है। एक लड़की हमारे पास ही हमारे कोचिंग संस्थान में पढ़ती थी। मैं उनके पेरेंट्स को बार बार फ़ोन किया कि आप एक बार कोचिंग संस्थान से मिलें, आएँ, हमसे मिलें। 3-4 फ़ोन के बाद वो आते हैं और कहते हैं अपने काम में मैं बिजी था। मेरा एक ही सवाल था, आप बिजी अपने काम में थे, तो आप यह काम क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, उनका उत्तर था कि हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे क्या है कि बच्चों के साथ साथ गार्जियन को भी बताना पड़ेगा यहाँ पे कि वास्तु शास्त्र है क्या, बिल्कुल, और इससे हमें निदान कैसे मिल सकता है, इस पर हम कैसे गौर करें हम। तो यहाँ पे हमें गार्जियन को भी बताना पड़ेगा। बिल्कुल बताना पड़ेगा। लेकिन दूसरा अगला आता है यहाँ पे कि बच्चे चलिए एन केन कैसी करके अगर जॉब ले लेते हैं, तो एक सबसे बहुत ही आज के डेट में मेजर समस्या आ रही है बाल बच्चों के शादी के लिए। दोनों का, अब कुछ लोग परेशान होते हैं कि योग नहीं बन रहा है, दोनों का ग्रह अलग है या कुंडली नहीं मिल रहा है। तो इसमें वास्तु का रोल कहाँ तक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? देखिए, विवाह संबंधी समस्या में जहाँ तक मेरा पर्सनल मत है, वास्तु का कोई रोल नहीं है विवाह संबंधी समस्या में। मैंने पहले वीडियो में मैंने बताया था कि ज्योतिष के बारे में, कि ज्योतिष एक्चुअली है क्या चीज़, है ना। तो उससे साफ साफ समझनी चाहिए कि कुंडली जो हमारी होती है, उसका विवेचन सही तरीके से हो, तो गुण का निर्धारण अच्छे से किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है, गुण का निर्धारण हर कोई करता है। अगर मैं किसी मार्केट में जाता हूँ, कोई सामान खरीदता हूँ, तो हम चीज़ों को अपने अनुसार खरीदते हैं। हम किसी बच्चे को एडमिशन कराते हैं तो अपने अनुसार जितनी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के हिसाब से हम स्कूल का चयन करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से बच्चों के भविष्य निर्माण में या बच्चों के विवाह संबंधी समस्या जहाँ उत्पन्न होती है, वास्तु शास्त्र जो हम बताए कि चीज़ों के रख रखाव पर आधारित होती है, उसका चयन बड़े अच्छे ढंग से करना चाहिए, तभी जाकर आपको अपेक्षित लाभ मिलेगा। मतलब हम समझते हैं कि यहाँ पे गार्जियन को चाहिए को जांच परख लें और उसके बाद फिर कदम उठाएं कि हाँ मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, बच्चों के भविष्य के लिए सही क्या है, गलत क्या है। बिल्कुल। और जरा इसको आप गौर से देखें तो मैं एकदम
काले रंग का हूँ, गौर से देखें, मैं एकदम काले रंग का हूँ, तो जाहिर सी बात है कि हमारी अपेक्षा क्या होगी? हमारी अपेक्षा होगी विवाह के तौर पर काले रंग की लड़की, क्योंकि हम तो गोरे की अपेक्षा नहीं कर सकते। अगर हम डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त कर लिए हैं तो हमारी अपेक्षाएं क्या होंगी? हमारी अपेक्षाएं जो होंगी वो डॉक्टरेट लेवल की ही होंगी। अगर हम एक एलएलबी कैंडिडेट हैं तो हमारी अपेक्षाएं एलएलबी के पास जाकर सिमटेगी। तो जिस प्रकार का लेवल हमारा होता है, हमारी अपेक्षाएं भी उसी प्रकार की हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को समझना होगा। यहाँ पे दूसरी बात आती है कि ये सभी जो समस्या है इस तरह का, इसे निदान पाने के लिए लोग या तो ज़्यादातर मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, पूजा पाठ भजन याचन करते हैं। तो ये सब काम पूर्ण करवाने के लिए इसमें जो दान दक्षिणा का जो रोल होता है, वो दान दक्षिणा का रोल कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? देखिए, अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, जाहिर सी बात है कि आप हमारा समय ले रहे हैं, जाहिर सी बात है आप हमारा समय ले रहे हैं या आप अपना कीमती समय यहाँ पर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी किसी के अंडर में काम करते हैं या मैं भी कहीं ना कहीं काम करता हूँ। तो काम के बदले में कुछ ना कुछ तो बंदे को मिलना चाहिए ना, चाहे कोई काम हो। एक शिक्षक पढ़ाता है तो उसको सैलरी दी जाती है ना। अगर एक शिक्षक पढ़ाते चले जाए और उसको पढ़ाने के बदले में ज़रा कुछ नहीं दिया जाए तो उसकी मनोशक्ति कैसी होगी? ज़रा आप सोचिए। उसका मन लगेगा पढ़ाने में? जब उसका मन नहीं लगेगा पढ़ाने में, सोचा जाए उसका मन नहीं लगेगा पढ़ाने में, तो वो विद्या कितना डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा बच्चों में, है ना? एक लेबर क्लास का आदमी जब काम करता है, उसको आप न दें तो कितना सामर्थ्य जनरेट कर पाएगा वो? जब तक वो खाना ढंग से नहीं खाएगा तब तक काम नहीं कर पाएगा। तो जो दान की दक्षिणा की जो बात आप कर रहे हैं, ये जायज़ है। और दान, चूँकि अगर आप पढ़ें, चाहे अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ें, तो साफ साफ लिखता है कि दान मांगी नहीं जाती, दान स्वेच्छा से यथा सामर्थ्य दी जाती है। तो लोग यहाँ अपने सामर्थ्य को भूल रहे हैं, लोग अपने सामर्थ्य को भूल रहे हैं और दक्षिणा या दान जो भी होता है वो देने में कतराते हैं। जब तक आप देंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कि वो बंदा जो पंडित होता है, जो ब्राह्मण होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो आप किस हद तक जाकर काम कर पाएंगे? जब उनके पेट में निवाला रहेगा तभी वो अपना सारा मन शक्ति को एकाग्रचित करके आपके काम में न्यौछावर करेंगे ना। यहाँ पे शास्त्री जी से बात करने से समझ में आता है कि समाज में जितने भी अगर कृतियाँ हैं वो केवल एक दूसरे से कहने से दूर नहीं हो सकता, उसके निवारण के लिए हमें खुद सजग होना होगा और सजगता के साथ हमको एक दूसरे को सहायता करना होगा। हमारे समाज में हर तरह के लोग हैं सहायता करने के लिए और उस सहायता से हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। और हम सबको मिल करके सोच समझ से अपनी मनोस्थिति को मजबूत करके अपनी समस्या का समाधान हम लोग करना चाहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्लाउड वेब इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज अपना कीमती समय शास्त्री जी ने भी मुझे दिया और क्लाउड वेब इंडिया वाले ने भी दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।